Vande Mataram friends, welcome 11th standard from Hornbill textbook. Today we are going to read unit number 4. The title of the lesson is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. So friends, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इस लेसन में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसमें हमें ये बताया जाता है कि क्या डिफरेंस है एशियन चाइनीज पेंटिंग में और यूरोपियन पेंटिंग में, क्या डिफरेंस है, और उनके जो पेंटर्स होते हैं उनके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। और जो सेकंड पार्ट है, तो पहले पार्ट्स में हम देखेंगे कि एशियन चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, और उनके जो पेंटर्स होते थे उनके एटीट्यूड में भी क्या डिफरेंस है, ये हम पहले पार्ट्स में देखेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बायोइज्म का कंसेप्ट समझाया जाता है। किसका? बायोइज्म का कंसेप्ट समझाया जाता है। जो बायोइज्म का कंसेप्ट जो सेंसुई का है, किसका है? सेंसुई का है। वो कंसेप्ट हमें समझाया जाता है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें यह बताया जाता है कि कैसे कुछ लोग जो अनट्यूटर जीनियस होते हैं, कैसे अनट्यूटर जीनियस होते हैं, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली रखी है, लेकिन वो लोग फिर भी बहुत बड़ी आर्ट को क्रिएट करते हैं। ऐसा ही एक आर्टिस्ट था नेकचंद। नेकचंद इंडिया का, जिसने रॉक गार्डन को तैयार किया था चंडीगढ़ में वेस्ट मटेरियल को यूज करके। तो ये 3 पार्ट्स है इस लेसन में। सो लेट्स डिस्कस एंड सी द समरी। इस लेसन की बिगिनिंग में हमें यह बताया जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। हमें यह स्टोरी के माध्यम से समझाई जाती है। तो ये जो यूरोपियन आर्ट्स और चाइनीज आर्ट के जो डिफरेंस है, जो तफावत है, वो हमें स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है। तो पहली स्टोरी जो चाइनीज आर्ट के बारे में है, यहां एक एम्पेरर था और एक आर्टिस्ट था। एम्पेरर ने आर्टिस्ट को ऑर्डर देता है कि एक लैंडस्केप को पेंट करना है महल के दीवार पे। क्या करना है? किंग ने, एम्पेरर ने आर्टिस्ट को ऑर्डर दे दिया है यहां पे कि भाई जो लैंडस्केप को पेंट करना है उसके महल के दीवार पे। और जो आर्टिस्ट है जो इस लैंडस्केप को बना भी देता है, वो ऑलरेडी वहां पे पेंट कर देता है दीवार पे, महलों की दीवार पे। और जो राजा है उसकी बड़ी तारीफ करता है। जब वो लैंडस्केप को पेंट करते हुए देखता है तो इतना खुश हो जाता है।
तो राजा जो है वो पेंटर की तारीफ करता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, वो कहता है कि मैंने उसमें एक माउंटेन बनवाया है। क्या बनवाया है? माउंटेन बनवाया है, और उसके तलहटी में, मीन्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उसके तलहटी में, माउंटेन के नीचे, फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे एक गुफा है, केव है, जिसमें एक आत्मा रहती है। तो यहां पे आर्टिस्ट जो है वो एम्पेरर को कहता है कि मैंने जो माउंटेन बनवाया है, उसके फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के तलहटी में नीचे एक गुफा है, जिसमें एक आत्मा रहती है। क्या रहती है? स्पिरिट, आत्मा रहती है, और वो क्लैप करता है, जैसे कि हमने देखा है अली बाबा 40 चोर में, जैसे बोलते हैं खुल जा सिम सिम। तो ऐसे ही यहां पे जो आर्टिस्ट है वो केव के आगे, गुफा के आगे क्लैप करता है, और गुफा खुल जाती है, और कलाकार कहता है कि मैं आपको अंदर से दिखाना चाहता हूं, और वो आर्टिस्ट अंदर चला जाता है। जैसे ही आर्टिस्ट अंदर जाता है, गुफा के अंदर जैसे ही वो जाता है, गुफा की एंट्रेंस गेट जो है वो बंद हो जाती है, और वो जो लैंडस्केप है और जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो गायब हो जाता है। तो आर्टिस्ट ने जो लैंडस्केप पेंट किया था वो भी गायब हो जाता है जैसे ही वो आर्टिस्ट गुफा में जाता है, और आर्टिस्ट भी गायब हो जाता है। वो आर्टिस्ट का ब्रश भी वहां पे रहता नहीं है, वो भी गायब हो जाता है, और पेंटिंग का निशान भी नहीं दिखाई देता। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि जो चाइनीज पेंटिंग है वो हमें अंदर का रास्ता दिखाती है। कहां का? अंदर का रास्ता दिखाती है। डियर फ्रेंड्स, यहां पे अपना माइंड क्लियर करना, चाइनीज पेंटिंग जो है वो अंदर का रास्ता दिखाती है। वो कैसे पता चला हमें? जैसे वो कहा ना कि भाई आर्टिस्ट जो है वो गुफा के अंदर गया, और जो लैंडस्केप है वो भी गायब हो गया, उसने वो पेंट किया था, और आर्टिस्ट भी गायब हो गया है। उसका ब्रश जो है कुछ भी निशान भी नहीं दिखाई देता वहां पे। तो चाइनीज पेंटिंग जो है वो हमें अंदर का रास्ता दिखाती है। स्पिरिट मतलब हमारे अंदर खोज करना। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, तो चाइनीज जो आर्टिस्ट थे वो अंदर से, इनर से कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो वो हमें अंदर का रास्ता दिखाते हैं। चाइनीज पेंटिंग जो है वो हमें आत्मा का रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो हमें सोल का रास्ता दिखाती है, और हमें अंदर की यात्रा करवाती है। याद रखना मित्रों, चाइनीज पेंटिंग हमें अंदर का रास्ता दिखाती है, हमें आत्मा का रास्ता दिखाती है, और हमें अंदर की यात्रा करवाती है, हमें आंतरिक यात्रा करवाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये था पहला पार्ट, पहली स्टोरी, और उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके विपरीत जो दूसरी स्टोरी जो है, जो यूरोपियन पेंटिंग है, उनका मकसद ऐसा नहीं है। चाइनीज पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है वो हमें अंदर का रास्ता दिखाते हैं, वो हमें आत्मा का रास्ता दिखाती है, वो हमें अंदर की यात्रा करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके विपरीत, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो यूरोपियन पेंटिंग है, मित्रों यहां पे चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग का डिफरेंस दिखाया गया है। तो चाइनीज पेंटिंग का हमें पता चल गया कि वो हमें अंदर की यात्रा करवाना चाहते हैं, वो हमें जो आत्मा का रास्ता दिखाना चाहती है,
बराबर है, आंतरिक यात्रा करवाना चाहती है। लेकिन उसके विपरीत जो यूरोपियन पेंटिंग है उसका मकसद ऐसा नहीं है। वो चीजों को ऐसा बना देते हैं जो बिल्कुल हूबहू असली जैसी लगे। मतलब यहां पे जो यूरोपियन पेंटिंग आर्टिस्ट जो है वो ऐसी पेंटिंग करते हैं जैसे हमें रियल में दिखाई देती है, हूबहू असली पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक पेंटर ने यूरोपियन पेंटर ने एक ड्रैगन को बनाया, लेकिन उसकी आंख को ड्रॉ नहीं किया। उसे डर लगता था कि ये ड्रैगन उड़ ना जाए क्योंकि वो इतना असली लग रहा था। तो यूरोपियन पेंटर ने यहां पे एक ड्रैगन का पिक्चर ड्रॉ किया, लेकिन उसकी आंख जो थी वो ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं उसकी आंख ड्रॉ कर दूं तो वो उड़ जाएगा। वो इतनी असली हूबहू रियल लग रही थी। दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी सुनाई जाती है। तो ये पहले पार्ट्स की दो स्टोरी है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंट स्टोरी ऑफ चाइनीज आर्टिस्ट और यूरोपियन आर्टिस्ट। अभी दूसरी स्टोरी में दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी सुनाई जाती है कि एक ब्लैकस्मिथ है, एक लुहार है, उसे पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। किसको? ब्लैकस्मिथ को। एक लुहार को पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन जो पेंटर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लुहार था, क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ था। तो पेंटर क्या करता है? उस कलाकार के पैनल पर, मिस जो ब्लैकस्मिथ है वो क्या करता है कि उस कलाकार के पैनल पर एक ऐसी मक्खी की तस्वीर बना देता है, एक ऐसी मक्खी की तस्वीर बना देता है जो बिल्कुल रियल लगती है, असली लगती है। कलाकार उसे मारने की कोशिश करता है, अपने हाथों से मारने की कोशिश करता है, या उसके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट्स आया उसे मारने की कोशिश करता है। तो कलाकार इतना इंप्रेस हो जाता है कि उस पेंटिंग से उसकी बेटी की शादी ब्लैकस्मिथ से कर देता है। मतलब में रियल में वो मक्खी जो पेंट की हुई है उसको मारने को जाता है, तो वहां पे वो मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो असली नहीं थी, लेकिन रियल लग रही थी, ड्रॉ ही ऐसा किया था। तो वो आर्टिस्ट जो है वो इंप्रेस हो जाता है और आर्टिस्ट उसकी बेटी की शादी वो ब्लैकस्मिथ से करवा देता है। तो इन दोनों स्टोरी में से हमें यह पता चलता है कि जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो बिल्कुल चीजों को ऐसे बना देते हैं जैसे हमें इल्यूजन पैदा हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है, एक रियल पिक्चर लगता है कि वो जैसे असली है या नकली हमें पता ही नहीं चलता, बिल्कुल असली जैसी लगती है। लेकिन जो चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। जो चाइनीज पेंटिंग होती है वो असली नहीं होती, वो असली नहीं लगती, लेकिन वो हमें एक आत्मिक रास्ता दिखाती है, हमें कंसेप्ट बताती है, हमें अंदर की यात्रा दिखाती है। तो इनके बीच में ये एक मेन डिफरेंस है। और ये जो चाइनीज पेंटिंग है उसको, इस कंसेप्ट को बाद में सेंसुई के कंसेप्ट में जोड़ा गया। किसके कंसेप्ट में जोड़ा गया? सेंसुई के कंसेप्ट में जोड़ा गया। सेंसुई का मीनिंग होता है
पर्वत और पानी। और दुनिया के बारे में यही व्यू डाउ का है। दुनिया के बारे में यही जो व्यू है वो डाउ का है। जो दुनिया में दो तरीके की ऊर्जा है, एक है पुरुष ऊर्जा और एक है नारी ऊर्जा। पुरुष ऊर्जा जो है, जो पहाड़ है, वो एक पुरुष ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो पुरुष ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, धूप में, ड्राई है, सूखा हुआ है। तो ये जो माउंटेन है, ये जो पहाड़ है, वो पुरुष ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, धूप में, ड्राई है, सूखा हुआ है। लेकिन जो नीचे पानी है, वो नारी जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे माउंटेन को पुरुष ऊर्जा रिप्रेजेंट करता है और जो पानी है उसे नारी जाति को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा है, ग्रहणशील है और जमीन पर लेटा हुआ है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, माउंटेन और वाटर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक इंटरेक्शन होता है। लेकिन वो इंटरेक्शन कहां पे होता है? जो आकाश में खाली जगह है, वो खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इंटरेक्शन कहां पे होता है? जो आकाश में खाली जगह है, माउंटेन, वाटर और स्काई, आकाश। तो यहां पे जो है आकाश में जो खाली जगह है, वे खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर चाइनीज आर्ट में इस खाली जगह को जरूर बनाया जाता है। तो चाइनीज आर्टिस्ट जो है, ये खाली जगह को बनाया जाता है जो अनपॉइंटेड होती है, और वो खाली जगह जरूर दिखाई जाती है। और उसे योगा प्रैक्टिस के प्राणायाम के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, होल्ड करते हैं और फिर से सांस को छोड़ देते हैं। हम सांस को इनहेल करते हैं, फर्स्ट होल्ड करते हैं एंड देन एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं। तो सांस अंदर लेना और छोड़ना दूसरी बात है, लेकिन हम सांस को होल्ड करते हैं, वही जगह शून्य है, वही जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम सांस को रोकते हैं। इसीलिए जो चाइनीज पेंटिंग है, उसमें ये जो खाली जगह है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और दाओ का व्यू बताया जाता है यूनिवर्स के बारे में। तो पहला तो हमें यह बताया गया क्या डिफरेंस है चाइनीज आर्ट में और यूरोपियन आर्ट्स में। फिर चाइनीज आर्ट में सेंसुई, और दाओ से जुड़ा गया। ये चाइनीज आर्ट जो है वो सेंसुई और दाओ से जुड़ा गया है। सॉरी। फिर हमें तीसरी आर्ट बताई जाती है।
अब तीसरी आर्ट के बारे में हम देखते हैं। यहां पे जो आउटसाइडर आर्ट है, आउटसाइडर आर्ट है, वैसे लोगों की आर्ट है जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली रखी है, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए वो ऐसी चीज बना देते हैं जो कमाल की होती है। समझ में आया? ये जो आउटसाइडर आर्ट है, जो ऐसे लोगों की आर्ट है जिन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए वो ऐसी चीज बना देते हैं जो कमाल की होती, बहुत ही बेहतरीन होती है। ऐसी चीज बनवाई, उसका नाम, जिसने भी ऐसी चीज बनवाई है उसका नाम है नेकचंद। उसने चंडीगढ़ में एक कबाड़ के मटेरियल से, रिसाइकलिंग वाले मटेरियल से और पत्थरों से एक ऐसा गार्डन तैयार कर दिया जिसको तारीफ पूरी दुनिया में होती है। एक ऐसा गार्डन बना दिया उसने कबाड़ के मटेरियल से और पत्थरों से, एक ऐसा गार्डन बना दिया कि जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, जिसको ऑन रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑन रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। और चंडीगढ़ में है वो रॉक, ऑन रॉक गार्डन कहां पे है? चंडीगढ़ में है। इस कला को जो नेकचंद ने बनवाई उसे रो आर्ट भी कहा जाता है, उसे आउटसाइडर आर्ट भी कहा जाता है। जो नेकचंद ने जो रॉक गार्डन बनवाया उसे रो आर्ट और आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिसने ट्रेनिंग नहीं ली रखी है, फिर भी अपना सपना होता है कि दुनिया में कुछ करके जाए, कुछ ऐसा कुछ कहे कि पूरी दुनिया उसे याद करे। तो यहां नेकचंद ने जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया तो उसकी तारीफ जो है पूरी दुनिया में होती है, तो उसको रो आर्ट भी कहा जाता है और आउटसाइडर आर्ट भी कहा जाता है। तो यहां पे ये समरी का एंड होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे लेसन में सेंटेंस वाइज क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज आर्टिस्ट एटीट्यूड एंड यूरोपियन आर्टिस्ट एटीट्यूड, और दूसरा जो है वो आउटसाइडर आर्ट है, रो आर्ट है, इसके बारे में है। तो ये स्टोरी जो है ये माइंड में क्लियर रखना, तो आपको दिक्कत जरा भी नहीं होगी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।